Good morning students. Date 14 by 20. 11th Chemistry Unit 2nd. Structure of atom. Today we will discuss about the topic drawbacks of Rutherford model of an atom. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इसके बारे में. ठीक है, तो देखो drawbacks of Rutherford model of an atom. इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे. फर्स्टली जो ड्रॉबैक है इसके अंदर क्या था, इनएबिलिटी to explain the stability of an atom. फर्स्ट जो इसका ड्रॉबैक था क्या था कि एटम की स्टेबिलिटी जो है उसके बारे में यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड. क्या कहा इसने रदरफोर्ड ने क्या था, इसने कहा था कि एक एटम जो है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करा रहे हैं. यही कहा था उसने कि सेंटर एट द सेंटर सम पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. यही कहा था. ठीक है, ये इसने कहा था अपना स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके द्वारा. ठीक है, इसने इसका कंपैरिजन किया किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ. सोलर के साथ सिस्टम के साथ इसने कंपैरिजन किया. इसने क्या कहा था कि जिस तरह से सन है, ठीक है, वो तो हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, और जो प्लैनेट्स हैं वो इसने क्या कहा था, क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, और जो फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको क्या करती है, चार्जेज को, या आप कह सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, उसको क्या करके रखती है, बैलेंस करके रखती है. इसने ये कहा था. ठीक है, लेकिन इसमें हम देखते हैं तो दो तो कॉमन से डिफरेंस हमें नज़र आ गया था. क्या कि फर्स्ट डिफरेंस तो क्या था कि सोलर सिस्टम के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो दे आर प्लैनेट्स एंड बिग बॉडीज कह सकते हो. ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, हमारे पास ये क्या है, स्मॉल बॉडीज है. स्मॉल बॉडीज कि भाई प्लैनेट्स तो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, और दूसरा अंतर क्या था, ये क्या है, साइज में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए, और ये क्या है, हेवनली बॉडीज है हमारे पास, साइज में बहुत बड़े हैं. सेकंड जो डिफरेंस था वो क्या था, प्लैनेट्स हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट दे आर चार्ज पार्टिकल्स. तो हम कह सकते हैं ये जो दो हमारे पास डिफरेंस थे कॉमन से, तो ये थे ही. अब इसकी और जो इनेबिलिटी थी इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो देखो मैं बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फील्ड के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व कराएगा. अगर रिवॉल्व कराएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी ल्यूज होगी उसकी. तो आप एनर्जी अगर ल्यूज होगी तो क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन डायरेक्शन, बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये वाला, ये कम होता हुआ चला जाएगा, और लास्ट में जाके क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, कोलाप्स हो जाएगा, टकरा जाएगा किससे, न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एटम जो है वो तो
स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसके चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व कराएगा, और ये क्या होगा, डिस्टेंस कम होता हुआ चला जाएगा, एक्सेलरेट होगा तब, और एक लास्ट में ऐसी स्टेज आएगी जब ये इलेक्ट्रॉन आके किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड जो इसका पॉइंट था हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या था, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। क्या था भाई, लाइन स्पेक्ट्रा जो था उसको लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लाइन स्पेक्ट्रा को। क्या कि जो एलिमेंट्स हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस क्यों कराते हैं, वाई दी एलिमेंट्स कुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा, इसके बारे में ये नहीं बता पाया था। दूसरा इसका जो लूज पॉइंट था, या आप कह सकते हो ड्रॉबैक जो था वो ये था। थर्ड जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था, इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में हमें कुछ नहीं बता पाया, जिसकी वजह से ये इसका ड्रॉबैक था थर्ड, कि जो इसके अंदर मैं थर्ड पॉइंट बता देता हूँ, नहीं बता पाया ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, कितनी सेल्स हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और एनर्जी लेवल कैसा होगा, इस सेल में कैसा होगा, इस सेल में कैसा होगा, किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, इसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जो था वो फेल हो गया। तो फर्स्ट ड्रॉबैक मैंने आपको ये बताया था, क्या था, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकंड क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट्स कुड नॉट एक्सप्लेन, जितने भी एलिमेंट्स थे या एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा क्यों प्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया था। लास्ट आपका था कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, या और आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाया था, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, किस एनर्जी की किस लेवल में जाएंगी, कुछ नहीं बता पाया था इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल करते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम।